हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक पॉलीमर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलीमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स और विच आर हाई मॉलिकुलर मास मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसी जो रिपीटेड यूनिट्स होती हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती हैं एंड दीज रिपीटेड यूनिट्स फॉर्म पॉलीमर। ओके, सो दीज रिपीटेड यूनिट्स आर नॉन एज मोनोमर्स एंड द process by which these are joined is known as polymerization. Okay, तो polymers को हमने classify किया था on the basis of monomeric units. तो first classification was on the basis of monomeric unit और हमने बोला था कि polymers can be of two types, homomers या homopolymers and copolymers. ठीक है, तो homopolymers क्या होते हैं जिनमें एक ही टाइप का मोनोमेरिक यूनिट होता है और कोपॉलीमर क्या होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स जहाँ से पॉलीमर मिलते हैं उसके बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया था पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड व्हाट सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल मतलब जो मतलब मैन मेड नहीं है, जो नेचर से मिलते हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है नेचुरल पॉलीमर्स की, और सिंथेटिक मतलब जो लैब में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिनका किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हम ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमेरिक चेन्स क्लासीफाई कर सकते हैं एज लीनियर पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एंड ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई पॉलीमर्स एज व्हाट एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर वो होते हैं जिनमें जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स तो कोई छोटा पार्टिकल एलिमिनेट नहीं होता है, और कंडेंसेशन वो होते हैं जिनमें जब मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ते हैं बाय केमिकल रिएक्शन तो छोटे पार्टिकल वाटर, अल्कोहल, HCl, CO2, अमोनिया का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द पॉलीमर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ क्या होते हैं जिसमें एक एक मोनोमेरिक यूनिट जुड़ती जाती है, दैट इज चेन ग्रोथ, और स्टेप ग्रोथ क्या होता है जिसमें ब्लॉक्स में मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो स्टेप ग्रोथ के बारे में और बाद में अपन बातचीत करते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमर हमने डिटेल में डिस्कस किया था एंड थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म इसमें हो सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक एंड फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और विनाइल पॉलीमर्स कुछ हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने कैटायनिक, एनायनिक, रेडिकल पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डाइन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन, इनमें किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है। तो पहले हमने जो डिस्कस किया दैट वाज विनाइल पॉलीमराइजेशन। इसमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में क्या है, कॉन्जुगेटेड है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसमें दो टाइप से पॉलीमराइजेशन हो सकता है। एक पॉलीमराइजेशन तो हम ऐसे सिंपल मान सकते हैं 1:2 एडिशन। सो 1:2 एडिशन इज सेम एज विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ G की जगह पर मैंने क्या ले लिया, अल्कीन ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन मैंने करा देनी है। तो क्या होगा अगर फर्स्ट और सेकेंड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो 1:2, ठीक है, 1 और 2 में आपस में बॉन्डिंग होता है। ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के 1 के साथ जुड़ जाएगा, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के 2 के साथ जुड़ जाएगा, और ऐसे रिपीटेड यूनिट्स अगर बनती हैं तो इनको बोलते हैं 1:2 एडिशन। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आ रहा है दैट इज नॉट शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, GI शो नहीं कर रहा है। ठीक है, 1:4 एडिशन सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन हो सकता है। इसमें फर्स्ट और फोर्थ आपस में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर रेडिकल्स बन जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है और आपस में शेयर करके इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स अगर क्लोज आ जाएं तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लें। ठीक है, फिर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर ले, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर ले, तो क्या होगा, ये रिपीट होती जाएंगी यूनिट्स। बट यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो 1 किसी और से ज्वाइन हो रहा है, 2 और 3 आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, 4 किसी और से ज्वाइन हो रहा है।
मतलब ये रिपीटेड यूनिट हो गई इसकी, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 1,4 एडिशन, ठीक है। तो 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन, दो टाइप के एडिशन हो सकते हैं अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं जो बनते हैं 1,4 एडिशन से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल रबर। सो नेचुरल रबर is formed by 1,4 polymerization, नेचर में एग्जिस्ट करता है, and the monomeric unit is ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रीन, मोनोमेरिक यूनिट इज आइसोप्रीन। तो इसके अगर 1,4 पॉलीमराइजेशन हम कराते हैं तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे 1,4 पॉलीमर बना सकते हैं। अब जो डबल बॉन्ड बीच में है इट कैन शो GI, ठीक है, और GI होगा तो दो फॉर्म्स बन सकते हैं, ऐसा IIT में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेचुरल रबर जो होगा वो जो डबल बॉन्ड है उसका सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। सिस फॉर्म कैसे बनाओगे, CH2 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH2, और ये क्या होंगे, रिपीटेड यूनिट्स होंगे। तो दिस इज सिस फॉर्म, और क्योंकि आइसोप्रीन से बन रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज पॉली आइसोप्रीन। क्या है ये, पॉली आइसोप्रीन है, ठीक है। सो सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन, सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन इज व्हाट, इट इज नेचुरल रबर, ठीक है। सो नेचुरल रबर इज व्हाट, नेचुरल रबर इज सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन। ओके, तो अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, आइसोप्रीन का, पॉली आइसोप्रीन का ट्रांसफॉर्म बनाते हैं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन, इट इज नॉन एज गुट्टा पर्चा। बड़े अजीब लग रहे होंगे आपको नाम, ठीक है, नाम याद रखना है, एक्चुअली नाम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारा देखो, मैंने बोला था आपका हमारा एम क्या है, हमारा एम है क्वेश्चन सही करना, ठीक है। तो क्वेश्चन सही करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, ठीक है, सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सिस फॉर्म इज व्हाट, दिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ रबर, दैट इज पॉलीआइसोप्रीन, और दिस इज ऑल्सो पॉलीआइसोप्रीन बट इट इज ट्रांसफॉर्म, इसका नाम क्या है, गुट्टा पर्चा, ठीक है। ऐसे ही 1,4 एडिशन से बनने वाले पॉलीमर में एक और इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्रीन, ठीक है। सो पॉलीक्लोरोप्रीन, या मतलब मोनोमेरिक यूनिट क्लोरोप्रीन। सो दिस मोनोमर इज नॉन एज व्हाट, क्लोरोप्रीन। और हम इसका क्या करें, इस तरीके का पॉलीमर बना लेते हैं, 1,4 एडिशन, तो इसको बोलते हैं पॉली क्लोरोप्रीन। दिस इज सिंथेटिक रबर, ठीक है, सिंथेटिक रबर होगा, या इसको डाइप्रीन भी कहा जाता है, डाइप्रीन, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन जो हमने किया, और हमने डिस्कस किया कि ये सारे क्या है, एडिशन पॉलीमर है। और एडिशन पॉलीमर के लिए हमने, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, पहले 1,2 एडिशन और फिर हमने बनाया 1,4 एडिशन, ठीक है। अब हम देखते हैं अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular forces of attraction between polymeric chains। तो पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पर भी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं।
पहले होते हैं इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स ऐसे कॉइल्ड अप पॉलीमर होते हैं जिगजैग फॉर्म में, रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, तो ऐसी पॉलीमेरिक चेन्स जो रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है, दे आर इलास्टोमर्स। और इनमें बहुत कम क्रॉस लिंकेजेस होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होंगे, एक्सटेंड हो जाते हैं। और कुछ हद तक जो इनमें जो चेन्स हैं, ठीक है, वो क्या करती है, एक्सटेंशन को रोकती हैं। तो अपनी जो लेंथ है इससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स दे कैन बी एक्सटेंडेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड व्हेन दिस फोर्स इज रिमूव्ड दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, एंड द ओरिजिनल स्टेट में क्यों आते हैं, क्योंकि कॉइल्ड अप है, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो वापस से जैसे फोर्स रिमूव होता है तो ये रैंडमली ओरिएंट हो जाते हैं। ठीक है, और जो चीज इनको बचाती है वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पर आने के लिए, वो है द क्रॉस लिंकेजेस। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दें तो क्या होगा, फिर ये ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आ पाते। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नॉन एज व्हाट, इलास्टोमर्स। सो इलास्टोमर्स की प्रॉपर्टी भी मतलब कई जगह पे यूजफुल होती है। पैकिंग मटेरियल है, ठीक है, रबर बैंड्स हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप फोर्स लगाएं और कोई चीज एक्सटेंड हो जाए, और एक्सटेंड होने के बाद व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, सो दे विल बी अमोर्फस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, दे विल हैव लो डेंसिटी, ठीक है, बिकॉज द चेन्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, दे हैव वेरी लो टेंसाइल प्रॉपर्टीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने फोर्स लगा तो टूट जाते हैं, एंड ऑल्सो दे आर इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इलास्टोमर्स की। मैं आपको एक एक करके लिखवा देता हूँ। Elastomers are those polymers. Elastomers are those polymers in which elastomers are those polymers in which weak intermolecular forces of attraction, weak intermolecular forces of attraction, weak intermolecular forces of attraction are present between polymeric chains. Polymeric chains. ठीक है, chains are randomly oriented. Chains are polymeric chains are randomly oriented. Polymeric chains are randomly oriented. ठीक है. These compounds are amorphous. ठीक है, these compounds are amorphous. ठीक है, क्यों amorphous है, क्योंकि close packing नहीं है, randomly oriented है, और इसीलिए क्या होंगे, दे आर अमॉर्फस। ठीक है, दीज पॉलीमर्स एक्सटेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दीज पॉलीमर्स एक्सटेंड और स्ट्रेच, तो 2 to 10 टाइम्स एक्सटेंड हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेच और एक्सटेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट, एंड रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, and return to original state when the force is removed. ठीक है, and return to original state when the force is removed. ठीक है, they have very less cross linkages between them, so they have very less cross linkages between polymeric chains. They have very less cross linkages between polymeric chains. They are randomly coiled. They are randomly coiled. They are randomly coiled. तो रैंडमली कॉइल्ड पॉलीमर्स हैं। अगर मान लीजिए कि इसके कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो बेस्ट एग्जांपल इसका होगा नेचुरल पॉलीमर, सॉरी नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर इज बेसिकली ए पॉलीमर ऑफ इथीन। तो ऐसे जो चेन्स बनती हैं इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भी नहीं। ठीक है, और अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो रैंडमली ओरिएंटेड चेन्स ये बनाएंगे। ठीक है, तो रैंडमली ओरिएंटेड चेन, सॉरी नेचुरल रबर, तो इस तरीके से 1,4 एडिशंस है पॉलीआइसोप्रीन, तो इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, बट इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे मान लो कि ये पॉलीमेरिक चेन्स हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड है, हालांकि मैंने स्टेट बना दी। अब मान लो कि इसको हीट किया जाए,
सल्फर के साथ। तो सल्फर के साथ हीट करने में क्या होता है, ये रेडिकल एडिशन से ये सल्फर से ज्वाइन हो जाता है। सिमिलरली रेडिकल एडिशन से सल्फर से ज्वाइन हो जाता है और ऐसी नई क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, सो क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो जाती हैं और नई क्रॉस लिंकेजेस डेवलप होने से जो प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव हो जाती है। जितनी ज़्यादा क्रॉस लिंकेजेस होंगी, एज द क्रॉस लिंकेजेस इंक्रीजेस, ठीक है, द स्ट्रेचेबिलिटी विल डिक्रीज, द अब्रेशन प्रॉपर्टी विल डिक्रीज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है? इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, in order to improve the properties of natural rubber, it is heated in the presence of sulfur. It is heated in the presence of sulfur. It is heated in the presence of sulfur. It develops cross linkages. It develops cross linkages between polymeric chains. It develops cross linkages between polymeric chains. अब एक्स्ट्रा क्रॉस लिंकेजेस आने से क्या होगा? It will improve the properties of natural rubber. It will improve the properties of natural rubber. ठीक है, सो दीज आर इलास्टोमर्स। बेसिकली ऐसा नहीं कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हर जगह हर तरीके का मटेरियल काम में नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल हमें एक रोप बनानी, रस्सी बनानी जो पानी खींचने के लिए, ठीक है, कुएं से पानी खींचने के लिए बनानी, तो हम इससे नहीं बना सकते इलास्टोमर से। आप तो खींचते जाएंगे, ठीक है, पानी ऊपर आएगा ही नहीं। तो हमें ऐसा मैटर चाहिए जो स्ट्रेच ना हो, जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और ऐसे मैटर कहलाते हैं फाइबर्स। तो सेकेंड type of polymer classified on the basis of intermolecular forces, ठीक है, are fibers. Fibers वो मटेरियल होते हैं जिनमें पॉलीमेरिक चेन्स क्या होती हैं? क्रॉस लिंक्ड होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नायलॉन, ठीक है, 6 मैंने बताया था आपको। खैर एनीवे मैं एक जनरल नायलॉन बना रहा हूँ। नायलॉन्स आर व्हाट? पॉलीअमाइड्स। नायलॉन्स आर पॉलीअमाइड्स। तो ऐसे अमाइड लिंकेजेस सब में होगा। अब जैसे कोई दूसरी पॉलीमेरिक चेन है, तो दूसरी पॉलीमेरिक चेन में क्या होगा? आपस में ये जुड़ जाएंगे बाय एज बॉन्डिंग, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एज बॉन्डिंग दे विल डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स। और इस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस होने की वजह से अब आप फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, और एक्सटेंड नहीं होगा, एंड सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स विल नॉट बी नॉन एज इलास्टोमर्स, दे विल बी नॉन एज फाइबर्स। ठीक है, सो फाइबर्स आर those type of polymers in which polymeric chains are associated with strong intermolecular forces of attraction. ठीक है, strong intermolecular forces of attraction. These type of forces can be हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे इसमें है पॉलीअमाइड्स जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? पॉलीअमाइड्स। इनमें एज बॉन्डिंग होती है। सो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस कैन बी एज बॉन्डिंग और डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है, और डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉलीमर्स होंगे ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, दे आर कॉम्पैक्ट, दे हैव वेरी हाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव वेरी लो solubility in water,
ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो इस तरीके के जो मैटर होते हैं कॉम्पैक्ट, हाई डेंसिटी, ठीक है, और इनकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, लो इलास्टिसिटी, मतलब फोर्स लगाने पे एक्सटेंड नहीं होंगे, बट दे हैव वेरी हाई टेंसाइल प्रॉपर्टीज, वेरी हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन या बहुत ज़्यादा फोर्स सहन कर सकते हैं, टूटेंगे नहीं है, ठीक है। सो वेरी हाई टेंसाइल प्रॉपर्टीज। सो ऑल्सो दे हैव देयर ऑन, मतलब इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, दे हैव देयर ऑन एप्लीकेशंस, और जहाँ पर इसकी यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ फाइबर रिक्वायर्ड है वहाँ फाइबर रिक्वायर्ड है, जहाँ इलास्टोमर रिक्वायर्ड है इलास्टोमर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। तो क्या होगा, रैंडमनेस नहीं होगी, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, कॉम्पैक्टनेस होगी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और इलास्टोमर में रैंडमली ओरिएंटेड है, वेरी लो क्रॉस लिंकेजेस, तो क्या होंगे, फोर्स लगाने पे एक्सटेंड हो जाएंगे, रैंडम होंगे, अमॉर्फस होंगे, लो डेंसिटी होगी, ठीक है, इलास्टोमर में। देख लीजिए एक बार, कॉपी कर लीजिए। ओके, थर्ड टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, आप अपना टाइम लेके पॉज लेकर के जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। सो थर्मोप्लास्टिक्स वो पॉलीमर होते हैं जिनको आपने हीट किया तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और अगर मान लीजिए वापस कूलिंग की जाए तो वापस क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड रीगेन ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, और स्टिफनेस बोल सकते हैं, या बिकम्स हार्ड, ओरिजिनल प्रॉपर्टी मतलब बिकम्स हार्ड, ठीक है, ऑन कूलिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो टूथब्रश हम यूज करते हैं, उसमें आप गर्म पानी में डाल दीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और वापस से ठंडा होगा तो क्या होगा, वापस से कूल होने पे हार्ड हो जाता है, ठीक है, बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड रीगेन ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑन कूलिंग। सो दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम्स, तो बार बार ये प्रॉपर्टीज को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंजेस ला रहे हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा। सो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई नए केमिकल बॉन्ड बन नहीं रहे हैं उसमें, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। तो ऐसे पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी क्ले, ठीक है, यूज किया होगा, टॉयज वगैरह बनाने के लिए कुछ सिंथेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो यूज किया होगा, तो वो सब क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जैसे मैंने बताया आपको ब्रश, ये भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स बेसिकली वो पॉलीमर्स हैं जिनका टेम्परेचर चेंज करने पर कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, दे आर थर्मोप्लास्टिक्स। और एक लास्ट टाइप के और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको आपने हीट किया, ठीक है, ऑन हीटिंग दे बिकम कॉम्पैक्ट, ठीक है, ऑन हीटिंग दे बिकम कॉम्पैक्ट, और ये रिवर्स नहीं हो पाता है। मतलब आप सोचें कि लो टेम्परेचर कर दें या कूल कर दें तो फिर ये रिवर्स हो जाए, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर दे डेवलप न्यू क्रॉस लिंकेजेस, नए बॉन्ड्स बना लेते हैं और केमिकल चेंज हो जाता है ये, तो कुछ नया मैटर बन जाता है जो काफी कॉम्पैक्ट होता है, नए क्रॉस लिंकेजेस होता है, ठीक है, जैसे बेकेलाइट है।
तो अगर आपने हीट किया तो क्या होगा, एक कॉम्पैक्ट मैटर बन जाएगा और उसके बाद आप सोचे कि रिवर्स करके उसको उसी शेप पर ले आए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में कुछ बेसिक डिफरेंस है, एंड दैट इज व्हाट, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, इंक्रीज करें डिक्रीज करें टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल नहीं होगी। जबकि थर्मोसेटिंग में हीट करने पर न्यू क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो जाती है। मैंने बताया था आपको बेकेलाइट का एग्जांपल फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, एरोमेटिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था। सो दे डेवलप न्यू क्रॉस लिंकेजेस, हालांकि बेकेलाइट एक बार और हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लास्टिसाइजर। ठीक है, प्लास्टिसाइजर क्या होता है? सो प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, दे आर कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं विच डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, तो सॉफ्ट नहीं होते हैं, और ऐसे में क्या करते हैं हम, प्लास्टिसाइजर मिला देते हैं, और प्लास्टिसाइजर मिलाने से क्या होता है, ऑन हीटिंग देयर प्रॉपर्टीज चेंजेस, और प्लास्टिसाइजर मिलाने से अगेन दे बिकम व्हाट, थर्मोप्लास्टिक्स। सो प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, दे आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर एडेड, प्लास्टिसाइजर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are added to certain polymers. Plasticizers are those organic compounds which are added to certain polymers or certain plastics. ठीक है, okay, in order to make the plastics thermoplastics. ठीक है, तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो हीट करने में सॉफ्ट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब दे आर नॉट थर्मोप्लास्टिक्स, बट ऑन एडिशन ऑफ plasticizer the properties changes and they behave like thermoplastics, और हीट करने पर सॉफ्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिसाइजर हैं हमारे पास में। कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत रेयर चांस है इसका तो। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज एन एस्टर, इसको बोलते हैं डीपी, डाई अल्काइल थैलेट या डाई ब्यूटाइल PHTHALAT थैलेट, DBP, ओके, डाई ब्यूटाइल थैलेट। तो इस तरीके के कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाने के। तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जो भी समझने वाली चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, और इस लिस्ट में जो भी पॉलीमर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब भी अब आप कोई पॉलीमर पढ़ेंगे तो अब आपको खुद सोचना है कि ये पॉलीमर एडिशन है या कंडेंसेशन है। ठीक है, स्टेप ग्रोथ है या चेन ग्रोथ है, नेचुरल है या सिंथेटिक है। ठीक है, फिर इसके बाद इलास्टोमर है या थर्मोसेटिंग पॉलीमर है या क्या है, फाइबर है या थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो इलास्टोमर से तो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बट फाइबर से कम होते हैं, तभी तो वो मतलब हीटिंग करने पर क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट, जो कि पॉलीमर चेन से एक दूसरे से स्लिप पास करती हैं तो क्या हो जाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, और वापस से कूल करने पर अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सारे पॉलीमर्स की लिस्ट बनाते हैं और इसके बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैं जो लिस्ट बनाता हूँ वो बनाता हूँ एडिशन पॉलीमर्स के लिए। ठीक है, ओके, एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं होता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, सो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन नो स्मॉलर पार्टिकल इज एलिमिनेटेड। तो इसमें सारे जो हमने डिस्कस किए थे एक एक करके फिर से डिस्कस कर लेते हैं और इसको थोड़ा टेबल फॉर्म में आप लोग बना लें। सो इथीन, इससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट विल बी पॉलीथीन। ठीक है, बट इफ द टेम्परेचर यूज्ड इज 350 एंड अबव 530 Kelvin and the reaction is carried out at 1000 to 2000 atm in the presence of oxygen traces.
So it will form polythene, and such type of polymer will be low grade polymer and it will be known as low density polyethylene। तो इसको LDPE भी लिखते हैं, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, बट इफ द सेम प्रोसेस इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, भाई लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो स्लो हो जाएगा। अब कोई चीज़ स्लो हो जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी बनाने की, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि 330 से 350 केल्विन तक और 1 atm to 2 atm प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कैटलिस्ट अगर यूज किया जाता है, ठीक है, तो इट फॉर्म्स ए वेरी गुड क्वालिटी पॉलीमर, ठीक है, नॉन एज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, HDPE। तो एक्चुअली क्या होता है, जो HDPE है ये क्या बनता है, बहुत स्लो बनता है और इसमें कोई ब्रांचिंग के चांसेस भी नहीं है। आपने ऑक्सीजन ट्रेसेस लिया नहीं है क्योंकि रेडिकल बनेगा नहीं। तो अगर ये लीनियर पॉलीमर होगा तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट पॉलीमर बनेगा। लेकिन जो LDPE होता है ये हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल बनाया जाता है। तो जैसे मान लो कोई पॉलीमेरिक चेन है, इसमें से रेडिकल ने यहाँ से H डॉट निकाल लिया, रेडिकल बन गया। अब ये एक डायरेक्शन में तो पॉलीमराइजेशन चल ही रहा है, इसकी साइड चेन्स बनना भी शुरू हो जाती हैं, इस डायरेक्शन से भी ये पॉलीमेरिक चेन बनाने लगता है। और ऐसे में क्या होता है, जब ये साइड चेन्स बनाता है तो इट फॉर्म्स ए ब्रांच्ड पॉलीमर। और जो ब्रांच्ड पॉलीमर है आप जानते हैं दे हैव लो डेंसिटी, ठीक है, लो क्वालिटी मटेरियल होगा, ठीक है। जबकि जो स्ट्रेट चेन होगा, ये चेन्स काफ़ी क्लोज आ सकती हैं, ये कॉम्पैक्ट मटेरियल होगा। बट इसके भी यूजेज हैं, जो पैकिंग बैग्स, ठीक है, जिन पर आजकल बैन लग चुका है, ये पॉलीथीन के बनते हैं। लेकिन जो बकेट्स हैं, जो मतलब, ठीक है, आप लोग जानते हैं बाथरूम वगैरह में जो बकेट्स यूज होती हैं वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनती हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टफ मटेरियल चाहिए, HDPE, ठीक है, बकेट्स बनाने के लिए। और पॉलीथीन जो बैग्स हैं, कैरी बैग्स हैं, वो बनाने के लिए हमें लो क्वालिटी मटेरियल चाहिए। तो ये कॉस्ट भी इसकी कम होती है और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। एप्पल लेने गए आधा किलो, ठीक है, तो वो क्या होगा, पैकिंग बैग दे देगा आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन से बना हुआ, ठीक है। बाल्टी थोड़ी दे देगा, एक बाल्टी दे दी, बाल्टी में आधा किलो एप्पल ले जाओ, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हर एक मटेरियल की अपनी क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, LDPE एंड HDPE, ओके। तो प्रोपीन, अनदर पॉलीमर प्रोपीन, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं हम। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा क्या चैप्टर है यार। भाई देखो, पढ़ना है इसलिए थोड़ी कि हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ना तो इसलिए है कि हमें मार्क्स मिले, ठीक है। और मार्क्स मिलने के लिए अगर हमें कोई चीज़ पढ़नी पड़ रही, थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज प्रोपीन या प्रोपलीन एंड दिस इज नॉन एज पॉलीप्रोपलीन, ठीक है। तो पॉलीप्रोपलीन बनाने के लिए देखिए यहाँ पर कायरल सेंटर आ रहे हैं। अब कायरल सेंटर आ रहे हैं तो क्या होगा, कई सारी यूनिट्स होंगी, तो कई सारे कायरल सेंटर होंगे। अब अगर ये रैंडमली ओरिएंट हो जाए, एक R, एक S, फिर R, फिर SS, फिर R, फिर RR, ठीक है, इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड अगर बनेंगे तो क्वालिटी पॉलीमर की डिग्रेड हो जाती है। हमें चाहिए कि जो पॉलीमर बने वो क्या बने, परफेक्ट बने, मतलब कम से कम परफेक्ट ना बने तो ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, सारे R बन जाएं या सारे S बन जाएं या ऑल्टरनेट हो, एक R एक S, एक R एक S, तो प्रॉपर्टीज इसकी यूजफुल होंगी, जो मटेरियल बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज यूजफुल होंगी। और इसके लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो दैट इज ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड TiCl4, ठीक है। यहाँ पर भी कैटलिस्ट यूज करते हैं हाई क्वालिटी मटेरियल बनाने के लिए,
जिगलर नाटा। तभी ये जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में, ठीक है, बन पाती हैं, लीनियर पॉलीमर बन पाता है। और न सिर्फ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, लीनियर पॉलीमर, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो भी फिक्स आती है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सो जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिपेयर द पॉलीमर्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। हाई क्वालिटी मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो हमने देखे दो पॉलीथीन, सॉरी पॉलीथीन। सो पॉलीथीन दो टाइप के हो सकते हैं, एलडीपी एंड एचडीपी, कंडीशंस हमने देखी, एंड पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है, ये भी हमने पहले पढ़ा था, CH2 डबल बॉन्ड CH-PH। सो स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और PVC। CH2 डबल बॉन्ड CHCN, अक्राइलोनाइट्राइल, तो इसको हम बोलते हैं पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। पान, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, पान। तो पान का क्या है मोनोमर, कभी क्वेश्चन आ जाए, पान का क्या है मोनोमर, चूना, सॉरी चूना नहीं, क्या है, अक्राइलोनाइट्राइल, ओके। और दूसरी बात, ये एडिशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेचुरल नहीं, सिंथेटिक पॉलीमर है। CFF डबल बॉन्ड CFF, ठीक है, N, तो इससे बन जाएगा CF2 होल N। तो दिस इज पॉली टेट्राफ्लूरोइथीन, दिस इज नॉन एज टेफ्लॉन, ठीक है, नॉन स्टिक जो यूज करते हैं कुकिंग के लिए, दैट इज टेफ्लॉन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PTFE, पॉली टेट्राफ्लूरोइथीन। तो दिस इज क्लोरो ट्राइफ्लूरोइथीन, ठीक है। सो द नेम ऑफ मोनोमर इज टेट्राफ्लूरोइथीन, यहां पर टेट्राफ्लूरोइथीन, और यहां पर नाम होगा क्लोरो ट्राइफ्लूरोइथीन, ठीक है। तो बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट इज पॉली क्लोरो ट्राइफ्लूरोइथीन, ठीक है, पॉलीक्लोरो ट्राइफ्लूरोइथीन। नेक्स्ट इज मिथाइल मीथा, ठीक है, मिथाइल मीथा अक्राइलेट, मिथाइल मीथा अक्राइलेट, ठीक है। तो इससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट विल बी पॉली मिथाइल मीथा अक्राइलेट, ठीक है, पॉली मिथाइल मीथा अक्राइलेट, ठीक है, पम्मा, पॉलीमिथाइल मीथा अक्राइलेट, ठीक है। एक बार आप इनको देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट
हमने डिस्कस कर लिए 1,4 एडिशन वाले, और वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, नेचुरल रबर, ठीक है, दैट इज सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन। और 11 मैंने बताया था गुट्टा पर्चा, दैट इज ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। इसके बाद हमने डिस्कस किए थे, एक और बताया था आपको, पॉली क्लोरोप्रीन। मैं ये लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने इसी लेक्चर में पढ़ाए हैं, ठीक है, और इसको, ठीक है, डाइप्रीन भी कहते हैं। तो ये सारे जो पॉलीमर्स हैं दे आर ऑल होमोपॉलीमर्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन पॉलीमर, जो क्या है, कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर में इंपॉर्टेंट है बूना एस, बूना एस, ठीक है। सो बूना एस इज ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, ठीक है। तो इसमें दो मोनोमेरिक यूनिट्स यूज होती हैं, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, ठीक है। इसको बोलते हैं बूना एस। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ज्वाइन होते चले जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज बूना एस, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, ठीक है। नोट करें आप इसको, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर। देखो मैं कोई आपका दुश्मन तो हूं नहीं, बट फिर भी क्या है, सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में याद रहे। भाई आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, आप तो अपना क्वेश्चन कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बूना एन, बूना एन। सो ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल रबर, ठीक है, दिस इज बूना एन। तो इसका कैसे बनेगा पॉलीमर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN N, ठीक है। सो दिस इज ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल, रबर, ठीक है। तो ये दोनों आप नोट करें, बूना एस एंड बूना एन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको SBR भी कहते हैं, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो मैं आपको बता दूं, जनरल स्टाइरीन रबर भी कहते हैं, GSR, जनरल स्टाइरीन रबर, ठीक है, या स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं आपको कोई दुश्मन तो हूं नहीं। तो इसको दूसरे को कहते हैं NBR और GR है, ठीक है, NBR। सो अक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, या जनरल पर्पस अक्राइलोनाइट्राइल रबर, ठीक है, GR है। तो ये कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है, लेकिन पूछ लें तो ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन एन ए कोपॉलीमर, द नेम ऑफ कोपॉलीमर इज सारन, सारन। सो दिस इज विनाइलिडीन क्लोराइड and vinyl chloride, a copolymer of vinylidene chloride, vinylidene chloride and vinyl chloride,
ठीक है। तो बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सारन। ओके, तो इसके अलावा और भी है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो 16 नंबर पर है डाइनल और इसको बोलते हैं विनाइल एन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए कोपॉलीमर ऑफ अक्राइलोनाइट्राइल एंड विनाइल क्लोराइड। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। और इसके बाद है अक्राइलोन, ठीक है, ACRYLON, नाम भी याद रखना, ACRYLON। तो ये बनता है विनाइल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं हम, अक्राइलोनाइट्राइल और विनाइल एसीटेट से। ठीक है, विनाइल एसीटेट से तो बनने वाला कोपॉलीमर अक्राइलोनाइट्राइल और विनाइल एसीटेट से। और एक लास्ट है विनायोन, ठीक है। सो दिस इज विनायोन और ये बनता है विनाइल क्लोराइड एंड सेम विनाइल एसीटेट्स। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका मतलब अक्राइलोनाइट्राइल और क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड, अक्राइलोनाइट्राइल और विनाइल एसीटेट। ठीक है, और विनाइल क्लोराइड और विनाइल एसीटेट से बनने वाले। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत पढ़ने से ठीक ही रहता है। ठीक है, आपकी नोटबुक में रहेगा। ठीक है, आप लोग लिखते तो हैं या आप लोग इसी को नोटबुक समझ रहे हैं वीडियो को, तो आप ज़रूर लिखें, अपनी नोटबुक बनाएं। नोटबुक में रहेगा, बार बार देखने से याद हो जाता है और एग्ज़ाम में तो ऑब्जेक्टिव ही होगा वैसे भी। ठीक है, तो कम से कम हमें मान लीजिए पूछा था अक्राइलोन में क्या मोनोमर्स हैं, ये इट इज़ ए कोपॉलीमर, क्या मोनोमर यूनिट्स हैं, तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सारी बातचीत हमने कंप्लीट करी एडिशन पॉलीमर की। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे पॉलीमर्स जो क्या हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की हम लोग लिस्ट बनाते हैं। सो कंडेंसेशन पॉलीमर जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें छोटे पार्टिकल्स का एलिमिनेशन होता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ चुके हैं, नाइलॉन 6,6। So it is formed from ethylene diamine and adipic acid. एडिपिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कारण है पॉलीमर का बनने का, इट इज ए रिएक्शन बिटवीन अमीन ग्रुप एंड एसिड ग्रुप। तो अमीन और एसिड ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, अमाइड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नया लिंकेज डेवलप होगा दैट विल बी अमाइड लिंकेज। इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि नाइलॉन 6,6 क्या है, इट इज ए पॉली अमाइड। ये किसी और नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन किसी और कार्बन के साथ ऐसे ज्वाइन होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नया लिंकेज है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पॉली अमाइड। नाइलॉन 6,6 इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन आइटम हेक्सामिथाइलिन डायमीन में है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन में है। ठीक है, और 6 कार्बन आइटम एडिपिक एसिड में है। ठीक है, दिस इज नाइलॉन 6,6। ठीक है, इसके अलावा होता है नाइलॉन 6,10। आप कॉपी कर लीजिए इसे। सो नाइलॉन 6,10। सो नाइलॉन 6,10 किससे बनता है, अगेन बाय हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड सिबैसिक एसिड। सो CH2 होल 8 C डबल बॉन्ड OH, सिबैसिक एसिड।
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नाइलॉन 610। अगेन इट इज ए पॉलीअमाइड, इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज ए कोपॉलीमर एंड इट इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। पहले ये जैसे दो जुड़ गए, ठीक है, ए बी, एक ए है एक बी है, ऐसे दो ए बी और जुड़ गए, ठीक है, ऐसे ए बी और जुड़ गए, अब ये आपस में ए बी जुड़ गए तो एक ब्लॉक बन गया ए बी, ऐसे ए बी का एक और ब्लॉक आ गया, फिर आपस में जुड़ गए तो 4 से 8 हो गए, फिर 8 और 8 जुड़ गए 16 हो गए, 16 और 16 जुड़ गए 32 हो गए। तो ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्म में जुड़ते चले जाते हैं। तो एडिशन पॉलीमर मतलब एक एक मोनोमेरिक यूनिट जुड़ता जा रहा है और इसमें ऐसे ब्लॉक बन करके जुड़ते जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। दे आर नॉट चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है। तो इसमें और इंपॉर्टेंट है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6, so nylon 6 is formed by what? It is formed by a single monomer। तो ये क्या है, होमोपॉलीमर है और इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, इसकी रिएक्शन वाटर से जब कराते हैं तो मोनोमर बन जाता है यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड OH, 6 कार्बन आइटम्स हो गए। अब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शनल ग्रुप आ गए, COH भी और NH2 भी। तो जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएगा तो इस तरीके से बनाएगा, तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के NH के साथ ज्वाइन हो जाएगा और इस तरीके से ये रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो ये COH दूसरे मॉलिक्यूल के NH2 से, ये NH2 दूसरे मॉलिक्यूल के COH से अमाइड लिंकेजेस बनाएंगे बाय SN-AE मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ठीक है। बट ये याद हो आपको, हमने डिस्कस की थी बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बेकमान रीअरेंजमेंट। तो H+ से जब हीट करते हैं तो बाय बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये बनता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो नाइलॉन 6, ऐसे ही नाइलॉन 5 भी बन सकता है, बट नाइलॉन 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कार्बन कम कर देंगे, उसको कैप्रोलैक्टम नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट पहली बात, नाइलॉन 6 इज ए होमोपॉलीमर, इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि वाटर का लॉस तो इनमें भी होगा जब ये पॉलीमराइज करेगा तब, ठीक है। और इट इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, इट इज ए पॉलीएमाइड, इट इज ए फाइबर, ये सब बात है, इट इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Okay, so this is about what? Nylon. Nylons are what? Polyamides. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनमें एस्टर लिंकेजेस बनते हैं, और एस्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो आपस में जब ये रिएक्शन शो करते हैं तब क्या होगा, OH और H ये एलिमिनेट होगा। It is also a condensation polymer। और ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते चले जाते हैं। तो दिस इज ए न्यू टाइप ऑफ लिंकेज विच इज नॉन एज पॉलीएस्टर। ये भी फाइबर्स होंगे, क्योंकि इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में होंगे, दे विल नॉट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे विल बी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, ठीक है। दे आर कोपॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल, दे आर पॉलीएस्टर्स। इनका नाम याद रखना, डेक्रन, टेरिलीन, ठीक है, ये बोलते हैं इसे, ठीक है। तो दे आर पॉलीअमाइड्स नहीं है, ये क्या है, दे आर पॉलीएस्टर्स, ठीक है। इनको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई डेक्रन या टेरिलीन की। इसके बाद एक और पॉलीमर है, नाम याद रखना, ग्लिप्टल।
ठीक है, ग्लिप्टल। इसको अल्काइलिड रेजिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया था दैट वाज टेरिप्थेलिक एसिड, तो इसमें ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, अगर COH ग्रुप्स है तो इथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन कराई जाए, पॉलीमर तो सेम ही बनेगा, इससे अलग पॉलीमेरिक चेन बनेगी, इससे अलग पॉलीमेरिक चेन बनेगी, ठीक है, बट ये ऑर्थो पोजीशन से बनेगा। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो ए पॉलीएस्टर, बट द नेम ऑफ सच पॉलीमर विल बी व्हाट, ग्लिप्टल। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से पॉलीमर्स बनेंगे, ठीक है, पॉलीमेरिक चेन का ये एक पार्ट होगा। सो दिस इज अबाउट ग्लिप्टल और अल्काइलिड रेजिन। तो हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज बेकेलाइट। हालांकि ये जब मैंने आप लोगों को एरोमेटिक केमिस्ट्री डिस्कस किया था तब मैंने पढ़ाया भी था। सो बेकेलाइट इज ए पॉलीमर फॉर्म्ड बाय फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन होती है तो फिनॉल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये CH2OH लग जाता है, ठीक है, एरोमेटिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है। तो ऑर्थो पर और यहाँ पैरा पर CH2OH लग जाता है, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए टाइम दिया जाए तो सारी पोजीशंस पर इस तरीके से CH2OH लग जाएगा। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल फिनॉल का होगा उसमें अगर ये प्रोटोनेट हो, यहाँ से चला जाए तो यहाँ पर कैटायन बन जाएगा। एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ज्वाइन हो जाता है। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी ऐसे ज्वाइन होता चला जाता है और पहले ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं नोवोलैक, ठीक है, नोवोलैक कहते हैं। और फिर जैसे मान लो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जो CH2OH है, ऐसी दूसरी जो चेन्स आ रही होंगी उनमें ये पैरा पोजीशन पर जाकर के ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरीके से क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे OH ग्रुप है, यहाँ पर CH2OH ये आपस में क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं। सिमिलरली ये किसी मॉलिक्यूल के साथ क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं और फिर यहाँ पर जो कैटायन बनता है वो इससे ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। ये 3D पॉलीमर है। हर कार्बन आइटम ये जो बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। मैंने बताया भी था आपको, ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो बेकेलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, इट इज ए कोपॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। सेकेंड पॉइंट इज इट इज ए 3 डायमेंशनल पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। और इट इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, आप जानते ही हो, कंडेंसेशन पॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है मेलामाइन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन आप लोग जानते हैं, मेलामाइन केमिकल बॉन्डिंग खूब पढ़ाया जाता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। सो दिस इज मेलामाइन। जो चीनी के कप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो इससे बनते हैं। काफ़ी अच्छा मटेरियल ये होता है मेलामाइन, पॉलीमेरिक मटेरियल। सो दिस इज मेलामाइन और इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं। सो दे फॉर्म ए पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमीन ग्रुप होगा, कौन सा वाला, जिसमें ये NH2 ग्रुप जो है, इट कैन रिएक्ट विथ फॉर्मेल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जब क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा तो इट विल फॉर्म ए केटायन वाटर के लॉस से, और इस पर फिर दोबारा से कोई दूसरा NH2 ग्रुप बॉन्डिंग कर सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये पॉलीमर बनेगा, ठीक है, अगर आपने कॉपी नहीं किया हो तो आप पॉज ले लीजिए और रिवर्स जा करके इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये पॉलीमर बनेगा
तब ये NH ग्रुप से क्या जुड़ जाएगा, CH2OH, यहाँ से भी क्या ज्वाइन हो जाएगा, CH2OH, यहाँ से भी क्या ज्वाइन हो जाएगा, CH2OH। तो ऐसे पहले रिएक्शन हो गई। फिर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के NH2 के साथ में रिएक्शन करके आपस में ऐसे क्रॉस लिंकेजेस बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसे क्रॉस लिंकेजेस बनेंगे और मॉलिक्यूल अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। इट इज़ ए कोपॉलीमर, इट इज़ ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज़ ए सिंथेटिक पॉलीमर, इट इज़ ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। इट इज़ ए 3 डायमेंशनल पॉलीमर, इट इज़ ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। मेलामाइन भी और बेकेलाइट भी क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, हमने देख लिया, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड देख लिया। इसके बाद यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो यूरिया आप जानते हो NH2C डबल बॉन्ड NH2, यूरिया रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेल्डिहाइड की और NH2 की रिएक्शन से इनिशियली आपस में रिएक्शन करके ये बना लेंगे NHCH2OH, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। फिर वाटर का लॉस होगा और ऐसी यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से वाटर का लॉस होगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसी यूनिट्स फिर आगे भी ज्वाइन होती चली जाएंगी और इसको बोलेंगे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको साथ साथ में पढ़ते जाना चाहिए। हालांकि मैंने आप लोगों को पूरा सब कुछ कंप्लीट पढ़ा दिया है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप लोगों को फिर भी NCERT जरूर पढ़नी है, ठीक है। तो इतना मतलब एग्जाम का जो नेचर है वो इतना लो है कि कभी कभी यूजेस भी पूछ लेते हैं पॉलीमर के, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, कोई यूज आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मैंने आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको, अब आपको पढ़ने में भी NCERT पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो ढंग से पढ़ा है तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे जो पॉलीथीन पॉलीप्रोपिलीन बैग्स हैं ये सारे नॉन डिग्रेडेबल हैं, ठीक है। नायलॉन 6 है, तो ये एक बार बन गए एनवायरनमेंट में कभी डिग्रेड ही नहीं होते, ख़त्म ही नहीं होते और ये पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारी बॉडी में कहीं स्टिचेस लगने हैं बाहर तो नायलॉन से लगाए जाते हैं क्योंकि इट्स ए स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो एक बार वो वुंड या कट ठीक हो जाता है तो फिर वो जो टाके होते हैं, ठीक है, जो स्टिचेस होते हैं उनको काट करके निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर बॉडी के इंटरनल कोई इंजरी है या ऑपरेशन हो रहा है बॉडी के इंटरनल, तो स्टिचेस लगाने के लिए हमें ऐसे पार्टिकल्स चाहिए, ऐसे पॉलीमर्स चाहिए जो बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाए, उनको बाहर काट करके निकालना नहीं पड़े। पता चला अंदर आपने नायलॉन 6 से स्टिचेस लगा दी, डॉक्टर ने ठीक हो गया सब कुछ, इंजरी स्किन आ गई, उसके बाद बोल रहे हैं अब इसको काटें तो वापस से फिर ऑपरेशन करें, ठीक है। तो हमें ऐसे पॉलीमर चाहिए जो क्या हो, बायोडिग्रेडेबल हो, अपने आप ही बॉडी के अंदर क्या हो, डिग्रेड हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसे पॉलीमर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। इनमें 3 इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोपॉलीमर विथ बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। जो कॉमन नेम है, हालांकि आप लोगों को आराम से समझ में आने चाहिए। सो दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, मतलब 4 कार्बन आइटम टोटल मेन चेन में, 1 2 3 4। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। तो अगर इनकी आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो ये एसिड और अल्कोहल ग्रुप वाटर का लॉस करके एस्टर लिंकेजेस बना लेते हैं और इस जो पॉलीमर यहाँ पर बनेगा इस पॉलीमर को हम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से
रिपीटेड यूनिट्स रहेंगी। इस पॉलीमर को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कोपॉलीमर विथ बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, सो दिस इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम पॉली, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में PHBV। ठीक है, PHBV पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एंड वैलेरेट PHBV। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है नायलॉन 26। नायलॉन, वैसे सारे जो नायलॉन है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, नायलॉन 66, नायलॉन 610, नायलॉन 6, नायलॉन 5, बट ये बायोडिग्रेडेबल है। तो इससे जो मोनोमर यूनिट है इसकी होती है ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, या 6 अमीनो, ठीक है, एक्सेनोइक एसिड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। अगेन आप देख रहे हो एसिड और अमीन लिंकेज है। ठीक है, तो एसिड और अमीन ग्रुप्स हैं, सो ये आपस में रिएक्शन करके अमाइड लिंकेज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आगे किसी मॉलिक्यूल से, ये NH2 ग्रुप आगे किसी मॉलिक्यूल से ऐसे ज्वाइन होते चले जाते। It is a copolymer and monomeric units are glycine and 6 amino caproic acid and it is a biodegradable polymer। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं लास्ट। आप लोग भी सोच रहे हो कि लास्ट करके 30 करीब पॉलीमर लिखवा दिए, तो देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो एग्जाम का ट्रेंड है, पैटर्न है, जो सिलेबस है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं आपकी हेल्प ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दुश्मनी तो है नहीं, बट यस थोड़ा ध्यान रखें, टॉपिक हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एग्ज़ाम में नंबर मिले। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दें यार, ये तो बहुत बकवास है, याद कर लेना भाई लोग। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर। तो ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, इससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट विल ऑल्सो बी व्हाट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये तो ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड तो आप लोग जानते ही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड OH CH3 एंड H। इससे कैसे बनेगा पॉलीमर, ठीक है, बताएं। यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ OH ले लेता हूँ, यहाँ COH। तो एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एस्टर, और ये दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। फिर ये एसिड किसी और अल्कोहल के साथ और ये अल्कोहल किसी और एसिड के साथ ये पॉलीमर बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसको बोल सकते हैं पॉली ग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉली लैक्टिक एसिड। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड polylactic acid। So important biodegradable polymer, it is an addition polymer, sorry it is a condensation polymer, copolymer, synthetic polymer। ठीक है, तो ये सारी important बातें हैं, और बहुत सारे मैंने लिखा है, आप लोगों को टेबल पूरी कंप्लीट करा दी, मैंने सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करी हैं, बट फिर भी NCERT आप लोग पढ़ें, और NCERT के जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आप लोग कंप्लीट करें। सॉल्यूशन देखने के लिए आप एग्जाम्पलर यूज़ कर सकते हैं NCERT का, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, बोर्ड के लिए तो खैर आपको पढ़ना ही है, और JEE मेंस में भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर बताई। लास्ट में हमने कई सारे पॉलीमर एक साथ डिस्कस किए, हो सकता है आप लिख भी नहीं पाए हो, तो आप लोग आराम से, क्योंकि आपके पास वीडियो है, आप उसको पॉज करके आराम से कॉपी बना लीजिए, और ये सारी नोट्स आप लोग एक साथ रख लीजिए। जब एग्ज़ाम टाइम आए तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले
या 1-2 दिन या 4 दिन 3 दिन पहले आप इनको याद करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसको सही करें और फिर आप चाहें तो इसे भूल जाएं, ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री में तो आप लोग आगे जब केमिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तब आप इसको, ठीक है, आगे परस्यू भी कर सकते हैं, ओके। बट मेरी तरफ से, ठीक है, पॉलीमर टॉपिक कंप्लीट है एंड यू कैरी ऑन विद योर स्टडीज़ विद NCERT। इन केस इफ़ यू हैव सम अदर बुक्स ऑल्सो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, एडवाइजेबल है, ठीक है। लेकिन टाइम मतलब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्ज़ाम से थोड़े टाइम पहले ही पढ़ें, क्योंकि चीज़ें आप पहले याद कर लोगे तो बाद में हो सकता है भूल भी सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये वीडियोस देख लें और उसके बाद में एग्जामिनेशन से थोड़ा पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।